Hello everybody. Let's talk about today about Raman spectroscopy from a classical point of view. ये SPPU के एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल आता है, राइट द क्लासिकल थियोरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड जहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट टू राइट. तो आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में उस आंसर को कैसे लिखना है वो भी डिस्क्राइब करेंगे. तो शुरू करते हैं. लेट्स टेक अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये दो हाइड्रोजन आइटम, दे आर शेयरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड बाय ईच आइटम. और उनके खींचने की जो ताकत है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, क्योंकि वो सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहता है. सो विच मीन्स इफ आई ड्रॉ दिस होल मॉलिक्यूल एज वन स्फेयर, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज राइट इन बिटवीन, दे आर नॉट सेपरेटेड. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. यहाँ पे जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, लेकिन मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी स्विच ऑन नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि स्टिल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, अप्लाई किया है, तो ये प्लस पोलराइजेशन, ये माइनस है, तो क्या हो जाता है, दिस प्लस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल. इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाता है. नाउ हाउ डू वी डिफाइन डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज क्यू म्यू इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस. यहाँ पे क्या है, आपके पास चार्जेस हैं लेकिन दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस. एल इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है. लेकिन जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इसका डाइपोल मोमेंट अब ज़ीरो नहीं है. लेकिन ध्यान रहे, अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया तो ये दोबारा नॉन पोलर हो जाएगा. तो ये जो डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट है परमानेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. दिस डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो माइनस है, इसको ये टर्मिनल और ज़ोर से खींचेगा, इस प्लस को और ज़ोर से खींचेगा. इसका मतलब है इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, यानी ये बढ़ जाएगा, ये तो सेम है, तो आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे लेट्स जस्ट सी दिस, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि एल इज इक्वल टू ज़ीरो है. इसका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन एक छोटा सा नंबर होगा क्योंकि एल बहुत बड़ा नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे कि एल बढ़ गया है, तो इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ गया है. तो हम लोग यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बढ़ेंगे, आपके इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वैसे बढ़ेंगे. जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा. अल्फा इज कॉल्ड द पोलराइजेबिलिटी. यहाँ पे लिखा है म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई. अल्फा क्या होता है? अल्फा एक इट्स अ पैरामीटर विच टेल्स यू आपका ये जो एटम है या आपका ये मॉलिक्यूल है कितने आसानी से पोलराइज होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास F2 मॉलिक्यूल है, छोटे हैं, I2 मॉलिक्यूल है, वो बड़ा है, अज्यूमिंग दैट दे आर स्फेयर, तो इसको पोलराइज करना मुश्किल होगा, इसको पोलराइज करना कंपेरेटिवली आसान होगा. तो हम बोलेंगे कि I2 का अल्फ़ा वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी म्यू नहीं, अल्फ़ा वैल्यू ज़्यादा है, F2 का अल्फ़ा वैल्यू कम है. तो अल्फ़ा इज कॉल्ड द पोलराइजेबिलिटी and it indicates the
ease with which a molecule gets polarized under the influence of an applied electric field. तो आपका जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ है, इट डिपेंड्स ऑन अल्फा ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये पिक्चर हम लोग पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं. एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है. लेकिन अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैंने पोलैरिटी उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ माइनस था उसकी जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट जो बना है इसका भी पोलैरिटी चेंज हो जाता है. एंड बाय द वे डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसके पास डायरेक्शन होता है. तो हम लोग बोलेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑपोजिट हो जाने की वजह से आपका जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है वो भी उल्टा हो जाता है. एंड इफ आई स्विच दिस बैक टू द नॉर्मल पहले जैसा, तो आपका डाइपोल मोमेंट पहले जैसे हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है इन दिस सेंस कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकेंड में कितने बार स्विच होता है. सो इफ़ यू टेक लेट्स से एसी, इंडिया में जो एसी चलता है शायद वो 50 हर्ट्ज का होता है. 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकेंड में आपका जो करंट का जो पोलैरिटी है 50 बार चेंज होता है. तो अगर मैंने ये आई क्रिएट दिस, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एसी, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकेंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज करता है. सो यू कैन गेस आपका डाइपोल मोमेंट कितने बार चेंज होता होगा. ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट भी 50 बार चेंज होता है. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 100 बार, उसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, यानी एक सेकेंड में 100 बार चेंज करता है, आपका डाइपोल मोमेंट भी उसी वैल्यू के साथ चेंज करेंगे. दिस इज वन कंसेप्ट दैट वी नीड टू नो. और दूसरी कंसेप्ट ये है कि देखिए अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है, ये माइनस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो क्लासिकल थियरी में, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास एक थियरी है जो ये कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकेंड में जितने बार चेंज करते हैं, जिसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वो लाइट एमिट करता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी. मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सेकेंड में 50 बार चेंज हो रहा है, तो मेरा डाइपोल मोमेंट भी 50 बार चेंज होगा. अगर डाइपोल मोमेंट 50 बार चेंज हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो भी एक सेकेंड में कितने बार चेंज होगा? 50 बार चेंज होगा. इसका मतलब है ये लाइट छोड़ेगा, और लाइट, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वो भी होगा 50 हर्ट्ज. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू कैन रिवाइंड एंड चेक दिस. लेट्स गो अहेड. एंड नाउ लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस पर मैंने एक लाइट डाला जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है. ये क्योंकि लाइट जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक, ये भी आपका जो लाइट है इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच चेंजेस न्यू टाइम्स इन 1 सेकेंड. अगर न्यू का वैल्यू सपोज 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ हर्ट्स है इस लाइट का फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है जो एक सेकेंड में इसका पोलैरिटी 10⁹ टाइम्स चेंज होता है. तो ऑब्वियसली दिस विल एमिट लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इट विल बी 10⁹ टाइम्स. यानी आपका लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है आपका डाइपोल मोमेंट जो बनता है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनता है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है. एंड जिसकी वजह से आपका जो लाइट बाहर आता है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आता है. नाउ रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग, नाउ दिस पार्ट इज एक्चुअली आप लोग आंसर एग्जाम में इस क्वेश्चन को जवाब ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि आई हैव सीन दैट
स्टूडेंट्स रियली डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, फ्रेम द आंसर, तो आप लोग ये ऐसे आंसर लिख सकते हैं. दिस जस्ट अ मॉडल, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. ओके, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड इट इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंस ऑन अ मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितने बार चेंज होता है? न्यू टाइम्स. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, जो लाइट की वजह से, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी न्यू का है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट. ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी, वेयर दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. नाउ लेट्स सी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अब क्या हो जाएगा. द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई. अल्फा कैसे रखा? ई की जगह पे आ गया. नाउ इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ बिग इफ. इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी? ये कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक नया एम्पलीट्यूड बनाएगा, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा. डाइपोल मोमेंट will have a different amplitude, but it will have the same frequency as the incoming light. So if the polarizability is constant, alpha is constant, the induced dipole moment oscillates with the same frequency as the incident light. An induced dipole moment oscillating with the frequency nu will emit light of the same frequency. Thus, if the polarizability of the molecule during a particular vibration, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आप इसको रोटेशन में भी कर सकते हैं. During a vibration is constant, the molecule will emit light or photon with the frequency nu, which is the same as the frequency of the incident photon. और इसको हम लोग रमन में रेले लाइंस बोलते हैं. Now, अगर आपके वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी जो अल्फा है वो चेंज होता है, एंड हाउ इट चेंजेस? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट सम कांस्टेंट प्लस बीटा अनदर कांस्टेंट साइन ऑफ 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी. नाउ दिस द फ्रीक्वेंसी विथ विच द पोलराइजेबिलिटी चेंजेस. इसकी वजह से आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? देखते हैं. इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई. अल्फा की जगह पे हम लोग ये डाल देंगे. नाउ रिमेंबर, पहले केस में हम लोग ने अल्फा को कांस्टेंट लिया था, अब अल्फा कांस्टेंट नहीं है और ई की जगह पे ये डालेंगे. इसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इसको खोलेंगे एंड वी नो दैट साइन ए साइन बी इज इक्वल टू दिस. ये हमारे पास फॉर्मूला है. इसको सब्स्टिट्यूट किया तो और ये ब्रैकेट खोला तो ये आ जाएगा, एंड फाइनली दिस कम्स एज दीज 3 numbers. सो व्हाट इज वर्थ सीइंग हियर इज, आपका जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसके आप 3 फ्रीक्वेंसीज है. एक फ्रीक्वेंसी जो न्यू के बराबर है, एक फ्रीक्वेंसी जो न्यू से कम है, एक फ्रीक्वेंसी जो न्यू से ज़्यादा है. तो इसकी वजह से आपके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, जो एक इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है. सो देयर आर 3 types of induced dipole moments when alpha is not a constant. ध्यान रखो, अल्फा कांस्टेंट है तो सिर्फ एक ही आता है. Each oscillating with different frequencies, nu, a number which is less than nu, and a number less than bigger than nu. So the molecule will emit light of 3 frequencies. जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के लाइट एमिट होंगे. Thus the molecule emits light. अब 3 टाइप के लाइट होंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जिसकी वजह से रेले लाइन्स आएंगे. विद अ फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स, जिसको हम लोग रमन की भाषा में स्टोक्स लाइन बोलते हैं. एंड विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन, जिसको हम लोग एंटी स्टोक्स लाइन्स बोलते हैं. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन रमन इफेक्ट यूज बाय on the basis of change in polarizability of a molecule during its vibration or rotation. Thank you very much. अगर आप लोगों को ऐसे ही if you want any other question that you don't understand or you don't know how to write the answer of, you can write in the comment section. I'll try to make those videos. Thank you very much.